Welcome to Economic Learner Point, friends. I am Yop Palak and my today's video lecture is on the topic foreign exchange rate. As we already know that all countries have their own currency which are readily acceptable within their respective territory. हमें ये चीज़ पहले से ही पता है कि हर कंट्री के अपने अपने करेंसीज होते हैं और वो उन्हीं के टेरिटरी में एक्सेप्टेबल होते हैं. जैसे इंडिया में रुपीज़ है, यूएसए में डॉलर है और हमारा अमेरिका में यूएस डॉलर है, इंग्लैंड में पाउंड है. उसी तरह के हर कंट्री के अपने अपने होते हैं और वो वहीं पे एक्सेप्टेबल होते हैं, वहीं के लीगल टेंडर मनी होते हैं. हम उसे कहीं और पे ले जाएंगे, दूसरे कंट्री में ले जाएंगे इंडिया रुपीज़ और कहे कि हमें ये सामान दे दीजिए, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट द पेमेंट. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उस कंट्री के करेंसी से कन्वर्ट करना है. वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट वन करेंसी हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द अदर कंट्रीज करेंसी. ओके, सो फॉर दिस देयर इज मस्ट बी द एक्सचेंज रेट. सो उसी एक्सचेंज रेट को हमने बोला फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो इसका ऑफिशियल डेफिनेशन हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफर टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी. एक कंट्री के करेंसी को हम दूसरे कंट्री के करेंसी से एक्सचेंज कर लेंगे. इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी. हमने बोला आपका कि इसका मतलब है कि $1 एक करेंसी हम एक्सचेंज करें. दिस जस्ट एन एग्जाम्पल. क्योंकि अगर हमने 60 रुपीज़ से एक्सचेंज किया, इसका जो एक्सचेंज रेट है वो है कि $1 इज़ एक्सचेंज विद द 60 रुपीज़. तो ये आपका एक्सचेंज रेट कहलाएगा. अब इसमें भी हमारे दो टॉपिक हैं कि एक होता है करेंसी डेप्रिशिएशन और एक करेंसी एप्रिशिएशन होता है. आई होप कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा. तो करेंसी डेप्रिशिएशन या एप्रिशिएशन का ये मतलब है कि करेंसी डेप्रिशिएट तब कहलाएगी जब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी के टर्म्स में उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. प्राइस डिक्रीज़ नहीं होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी. तो वो करेंसी डेप्रिशिएशन कहलाएगी. और वहीं पे उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा हमारा कि इट मीन्स विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया. सेम अमाउंट ऑफ डॉलर से हम ज़्यादा गुड खरीद सकते होंगे इंडिया से. मान लीजिए कि हमारा $1 से हम पहले 55 रुपये वाला सामान ले रहे थे, 55 रुपये का हो पा रहा था. अब उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई, इसीलिए उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई. वैल्यू डिक्रीज़ हो गई मतलब कि उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई 60. अब वही डॉलर हमें जो 55 का जो $1 आ रहा था वो हमें 60 का $1 आएगा. तो ये तो भैया यूएसओ वालों के लिए फ़ायदा हो गया या अमेरिका के लिए प्रॉफिट है. तो वो क्या करेगी कि इंडिया से गुड और मंगवाएगी, और इंडिया से जब वो और गुड मंगवाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. अब एप्रिशिएशन इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ डेप्रिशिएशन. यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. और ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ किस बेसिस पे हो रहा है? मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे हो रहा है. डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है. डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का, जो फॉरेन करेंसी है उसके डिमांड और सप्लाई की वजह से हमारा जो डेप्रिशिएशन या एप्रिशिएशन हो रहा है वो उस रीज़न की वजह से हो रहा है. तो जो ये एप्रिशिएशन है इसका मतलब है आपका कि जो करेंसी है हमारी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, उसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो गई है. मतलब कि इनका बोलने का ये मतलब है, हमारा बोलने का ये मतलब है कि जो हम $1 से 60 का सामान ले रहे थे वही $1 से अब हम 55 का ले पाएंगे. वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है तो प्राइस डिक्रीज़ हो गई है. वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है मीन्स कि प्राइस डिक्रीज़ हो गई है. अब हमने बोला कि करेंसी एप्रिशिएशन रिफर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. द डोमेस्टिक करेंसी बिकम मोर वैल्यूएबल. डोमेस्टिक करेंसी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है एंड लेस ऑफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी को ख़रीदने के लिए कम में भी, अब 55 में भी हम $1 ले सकते हैं. पहले हम 60 में $1 ले रहे थे, अब हम 55 में भी ले सकते हैं. वैल्यू कम हो गई है, हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है एप्रिशिएशन में. तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारा? इसका ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से. अब हमें बाहर की चीज़ें सस्ती मिल रही होंगी बिकॉज कि हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है. सॉरी. तो हमें क्या होगा
कि बाहर की चीज़ें हमें सस्ती मिल रही होंगी, रिलेटिवली चीप रेट पे मिल रही होंगी, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट वहाँ से बढ़ाएंगे, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे 3 टाइप्स के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। हम आपको एक बहुत अच्छे फ़नी एग्जांपल से समझाने वाले हैं। वो एग्जांपल को वो एग्जांपल से मैंने खुद अपने टाइम पे पढ़ा था, सो आई विल जस्ट वांट टू टेल यू द सेम स्टोरी। तो आप ये मान लीजिए, पहले ये देख लीजिए कि टाइप कितने होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के। फॉरेन एक्सचेंज रेट के 3 टाइप होते हैं। पहला है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिर है हमारा फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिर है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का फॉरेन एक्सचेंज रेट है, डेट इज़ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें हम ये समझ लें कि मान लीजिए एक पेरेंट है, एक आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने कहा, उनका जो बच्चा है, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मेरे ही हिसाब से चलोगे। मैंने बोला आपको इस टाइम पे खाना खाना है, आप उस टाइम पे खाओगे, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे सोना है। तो आपको पूरा मैनेज्ड करके वो रख रहा है, अपने हिसाब से वो करके रख रहा है, फिक्स्ड करके रख रहा है वो, कि आपको यही काम करना है इसी समय पर, आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हो, आप मेरे बच्चे हो, मेरा ही काम, मैं जो बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। तो वो आपका कहलाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका ये मतलब हो गया कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट तय करेगी, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, मार्केट फोर्सेस का उसमें कोई योगदान नहीं है, पूरी जो है ये आपका गवर्नमेंट फिक्स्ड करेगी। इसमें क्या करना है, ये क्यों करती है भाई, क्योंकि वो मार्केट में स्टेबिलिटी बनाकर रखना चाहती है, ट्रेड में स्टेबिलिटी बना के रखना चाहती है, कैपिटल मूवमेंट में स्टेबिलिटी बना के रखना चाहती है। अंडरटेक टू बाय उस वो क्या करेगी, जब आपका जो मार्केट है वो वीक होने लगेगा, जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो वीक होने लगेगा, तो वो क्या जब वीक हो रहा है तो वो खरीद लेगी, वो फॉरेन एक्सचेंज आपसे खरीद लेगी, अपने पास रखेगी। सॉरी। और जब मार्केट आपका अच्छा होने लगेगा, स्ट्रांग होने लगेगा, तो वो सेल कर देगी, तब फिर उस टाइम पे वो उसको सेल आउट कर देगी। तो उसके लिए उसको क्या बना के रखने की ज़रूरत पड़ेगी, रिजर्व होना चाहिए उसके पास एक पूरा सही अमाउंट का, क्योंकि वो जब फिक्स्ड रखना चाह रही है प्राइस, तो उसको सेल एंड परचेज करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो उसके लिए क्या करना है, उसे एक रिजर्व बनाकर रखना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री हैव to keep the value of its currency fixed in terms of some एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे अपना जो करेंसी है उसका जो रेट है वो फिक्स्ड करके रखना पड़ेगी, वैल्यू ऑफ इट करेंसी फिक्स्ड करके रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड आपका कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, कोई अदर प्रीसियस मेटल भी हो सकता है, इंटरनेशनली एग्रीड होना चाहिए पर वो चीज़ हमारे लिए। फिर हमारे 2 टर्म होते हैं, एक होता है हमारा पेगिंग, एक होता है पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। तो पेगिंग का मतलब है जब आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है उसको आप टाई अप कर रहे हो, टाइड कर रहे हो, किससे कर रहे हो भाई, वैल्यू ऑफ अदर करेंसी से। जब आप एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी के बेसिस पे रख रहे हो तो वो पेगिंग कहलाएगी, और एक कंट्री के करेंसी को आप दूसरे करेंसी के कंट्री के करेंसी पे तो रख रहे हो, और गोल्ड पे रख रहे हो, और किस पे रख रहे हो, गोल्ड पे रख रहे हो, तो वो पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी कहलाएगी, तो वो पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी कहलाएगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसी का डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन क्या होता है और रीवैल्यूएशन क्या होता है हमारा ये बिल्कुल सेम है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन से, लेकिन डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो होता है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, और यहाँ पर जो रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन है ये आपका गवर्नमेंट की वजह से होता है। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है, तो वो डीवैल्यूएशन कहलाएगी, और गवर्नमेंट ने ही इंक्रीज कर दिया है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को, तो वो रीवैल्यूएशन कहलाती है। इसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है एंड उसमें मार्केट फोर्सेस की बात होती है। द सेकेंड वन इज फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने कहा आपको कि आप बिल्कुल बेकार हो चुके हो, या फिर आपको बोला कि आप, वो ऐसे मम्मी पापा हैं जो बिलीव करते हैं कि बच्चे को अपने मन से काम करना चाहिए। उन्होंने आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, आप मार्केट में हो, आपको जो करना है करो, आई डोंट हैव
केयर अबाउट इट, दे डोंट केयर अबाउट इट, एंड आपको जो करना है आप अपने मर्जी से कर सकते हो। तो ये हो गया फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। वो सोचते हैं कि बच्चा गिरेगा पड़ेगा फिर खुद से खड़ा होकर चलना सीख जाएगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल, आप इसको एग्जाम्पल की तरह ही लेना। तो वैसे वाला अगर आपका सिस्टम चल रहा है तो वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाएगा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज determined by the market forces of demand and supply of different currency in terms of foreign currency market, in terms of foreign exchange market। मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक्सचेंज रेट अपने आप से सेटअप हो जा रहा है, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाएगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, इसमें आपके जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी इंटरवेंशन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसमें जो आपकी करेंसी है वो फ्रीली फ्लैक्चुएट कर सकती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ढेर सारे बैंक से, फर्म से और अदर इंस्टीट्यूशन की वजह से हो सकता है जो कि बाय और सेल करते हैं फॉरेन करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिर आपका लास्ट आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि आप अपने बच्चे को, जैसे आजकल के पेरेंट्स से बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता, आप करो, आपको जो करना है आप अपनी मर्ज़ी से आपके अपने मार्केट में वर्क करो, लेकिन मैं पीछे से आपका पेरेंट्स हूँ, एज अ पेरेंट मैं आपका पीछे से ध्यान रखूँगा। आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो मैं वो देखूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को सही कर दूँ आपके लिए। तो वो आपका कहलाएगा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट रेफर टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें कहा कि आप तो भाई अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आप अपना काम करो, लेकिन सेंट्रल बैंक भी है, इसमें सेंट्रल बैंक भी है जो इंटरवेंस करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इसको आप बोल सकते हो कि ये हाइब्रिड है, कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। इसमें जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवेंस करेगा मार्केट में, रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्लक्चुएशन को, और एक सर्टेन लिमिट के अंदर अगर आप कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, आप करो आराम से, हम देख रहे हैं पीछे से। लेकिन अगर आप उस लिमिट के, डिज़ायर्ड लिमिट के बाहर जाते हो तो वो इंटरवेंस करेगा और सेल एंड परचेज करके उसके फ्लक्चुएशन को सही कर देगा जितना उनको चाहिए। तो सेंट्रल बैंक मेंटेन रिजर्व, इसके लिए उनको एक मेंटेन रिजर्व भी बना के रखना पड़ता है टू इंश्योर द एक्सचेंज रेट इज विद इन द टारगेट वैल्यू। उनकी जो टारगेट वैल्यू है उसी के अंदर में वो रहे। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक, और मैं सेकेंड वीडियो भी बनाऊंगी इसके आगे के लिए आपका। So if you like my channel or if you like the video, please comment in the comment section and please like, share and subscribe. Thank you.